हाँ मैडम, मैं एसबी शर्मा कसौटी का सचिव, मेरे सहायक ये आनंद कुमार पांडे। हम श्रीमती प्रेमलता कटियार के यहाँ पर जो भाजपा से कल्याणपुर क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए पुनः इनको उतारा गया है, हम आपसे कुछ जानकारी हेतु, ताकि कसौटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता में मतदान का प्रतिशत बढ़े और अच्छे प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचे, ताकि क्षेत्र का विकास हो, लोगों की मूलभूत समस्याएं उनका निराकरण और समाधान हो। इस हेतु हम आपसे कुछ जिज्ञासाएं लेकर आपके पास आए हैं। हमें आशा है और विश्वास है कि आप हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैडम, हमारा आपसे ये प्रश्न है, जिज्ञासा है कि आप तो इतनी पुरानी भाजपा की कार्यकर्ता हैं, कई बार विधायक रह चुकी हैं और मंत्री भी उत्तर प्रदेश शासन में रह चुकी हैं, तो अब आपने फिर पुनः इस क्षेत्र में आकर के जनता की सेवा करने का पुनः बीड़ा उठाया है। आप अपनी विरासत में अपने परिवार से किसी और को भी प्रत्याशी के रूप में उतार सकती थी। आपका इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है कि यह अधिकार पार्टी का होता है, इसमें व्यक्ति का कोई चिंतन काम नहीं करना चाहिए। हम एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के सिपाही हैं जहां किसको कौन से दायित्व निर्वहन में अपनी भूमिका करनी है, यह जिम्मेदारी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की होती है और यह चिंतन और यह सोच भी उनके ही पास निहित है। स्वाभाविक रूप से मेरी भी इच्छा तो थी, और वो इच्छा इसलिए थी कि बेटे ने तो नहीं, लेकिन बेटी ने थोड़ी सी सामाजिक संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन अपने विद्यार्थी जीवन से करने का प्रयत्न किया, और उस प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई की प्रदेश सचिव तक वो अपनी इस भूमिका को ले गई और यशस्वी संगठनात्मक क्षमता, ऐसा उसने अपने बड़ों का स्नेह प्राप्त किया। और आज कानपुर महानगर के उत्तर जिले की इकाई में महामंत्री पद पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। और विगत लगभग 3 चुनाव में तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ साथ नहीं, मेरे आगे चलने का प्रयास उसका अपना रहा है। मैंने अगर समूह में सबको बैठकर अपनी बात बताई कि बीजेपी क्यों, मैं क्यों, तो उसने तो घर घर जाकर इस विधानसभा क्षेत्र में पत्रक बांटकर और अपनी मां के लिए मत और सहमति मांगने का जो प्रयत्न किया है, उस नाते एक योग्य प्रत्याशी या योग्य सिपाही हो सकती थी, हो सकता है पार्टी ने जो चीज समझा वो किया। कल्याणपुर विधानसभा का कुछ क्षेत्र अब शायद संभवतः बिठूर विधानसभा क्षेत्र में चला गया है। आपके यहाँ कितने मतदाता हैं इसमें? 2.5 लाख मतदाताओं वाला क्षेत्र अब ये बचा है और 3,76,000 मतदाताओं वाला क्षेत्र पूर्व में ये था। 380 बूथ की संरचना अब 248 बूथों में सिमटी है। ग्रामीण क्षेत्र का 4.5 न्याय पंचायत जो लगभग 66 गांव और पूर्वे होते हैं, और उसी के साथ एक टाउन एरिया बिठूर, यह अब नए परसीमन में इस क्षेत्र से अलग हुआ है। और एक वार्ड पूरा खलासी लाइन और 2 वार्ड जो आधे आधे होते थे उनको पूरा करते हुए 111 चेक और आर्यनगर क्षेत्र, ये एलनगंज क्षेत्र, ऐसा थोड़ा सा ये क्षेत्र नया जुड़कर अब पूरी विधानसभा नगर निगम सीमा अंतर्गत आई है। मैडम, आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं वर्तमान में क्या क्या? मूलभूत समस्याओं में मुझे लगता है कि जो सामान्य समस्याएं होती हैं जनजीवन में, अच्छी सड़कें, नालियां, सीवर लाइन, जल निकासी की व्यवस्था और शुद्ध जल की, पेयजल की व्यवस्था, ये कुछ मूल बातें आती हैं। और इसके साथ जो शिक्षण और स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्षेत्र
इस मामले में तो लगभग सारा का सारा, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, चाहे वो अन्य शुगर इंस्टीट्यूट जैसे सक्षम संस्थाओं से युक्त ये क्षेत्र है। और IIT जैसा उत्कृष्ट प्रामाणिक संस्था यहाँ पर है। HBTI हम यहीं से देखते हैं कि अपनी उत्कृष्ट भूमिका में यहाँ अपनी, और इन सब बातों के अलावा जो कोचिंग हब के रूप में कानपुर को एक और दर्जा उद्योग के साथ साथ मिला, तो वो भी श्रेय कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र को ही जाता है। लेकिन सामान्य रूप से ये समस्या जो सड़कों की और गलियों की रहती है, और ये समस्या अपना जो थोड़ा सा कठिन स्वरूप भी प्राप्त करती है इस विधानसभा में, उसके पीछे एक ही कारण मुझे लगता है कि हमारा नव विकसित क्षेत्र बहुत है विधानसभा का। जो ये पश्चिमी कानपुर कह सकते हैं हम, फर्रुखाबाद की तरफ जो जुड़ता है, अब कन्नौज कहेंगे, तो इस क्षेत्र में अनवरत लगातार बहुत सारी जो बस्तियां विकसित हो रही हैं, और उन बस्तियों की मूलभूत समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं, और अव्यवस्थित रूप से ये बस्तियां विकसित होती हैं, और इनमें भी सामान्य जरूरतें जरूर रहती हैं। और मतदाता के नाते प्रत्याशी की भूमिका में और विधायक की भूमिका में हमारे लिए वो चुनौती बनती हैं। तो मुझे लगता है यही समस्या सबसे ज्यादा मेरे ध्यान में रहती है, और इसके समाधान में भी निरंतर मैं प्रयत्नशील रहती हूँ। आदरणीय, शिक्षा का इसमें बहुत ह्रास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि unless and until the education with moral values and ancient Indian culture is adopted, to me it appears that corruption cannot be eradicated. Can the government department and education department of the country be not pressurized with an effective agenda and views, and if needed by filing a PIL before the Honorable High Courts and Honorable Apex Court? करप्शन कैसे समाप्त होगा जब तक शिक्षा नहीं हम ठीक करेंगे? एक अवसर आया था जी अटल जी की सरकार में जी, और कुशल चिंतक जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को मानव संसाधन विकास के नाते सीधे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का बहुत थोड़ा समय मिला था। कुछ प्रारंभ भी हुआ था। अभी छोटी छोटी बातों पर ही हम कार्य कर पाए थे, लेकिन उस यशस्वी भूमिका में भी अन्य क्षेत्रों समेत शिक्षा के क्षेत्र में भी जो संकेत आपका है, उस ओर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक बहुत बड़े चिंतन की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। उसकी शुरुआत हमने की थी, लेकिन अवसर आड़े आ गया। पुनः वो जिम्मेदारी जो परिवर्तन का द्योतक बन सकती थी नहीं मिल पाई। अन्यथा अब तक निश्चित रूप से अपेक्षित सुधार दृष्टिगत हुआ होता। ये सच है कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी से आज हम अनौपचारिक कह दे समाधान करने की ओर बढ़ रहे हों, चाहे वो प्राथमिक एजुकेशन हो या वो तकनीकी शिक्षा हो। लेकिन गुणवत्ता का विषय जब आएगा, जो आप कहना चाहते हैं, तो उसमें एक समग्र चिंतन और समग्र व्यवस्था की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति की ओर संसाधन भी आड़े नहीं आएगा, कुछ भी आड़े नहीं आएगा। आवश्यकता केवल अपने मन की, अपने स्वाभिमान की, अपने संस्कार की, कैसी शिक्षा देश की व्यवस्था में अपेक्षित है, यह चिंतन, यह प्राथमिकता हमारे सोच में जब आएगी, तब हम बहुत सफलतापूर्वक उस ओर संस्कार युक्त, उद्देश्य परक, रोजगार परक और आज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था हम कर पाएंगे। अवसर मिला तो जरूर इसकी पूर्णता और इसका प्रारंभ आप देखेंगे। बहुत अच्छा, आपका साहित्यिक भाषा और बहुत अच्छे शब्दों का मैं तो सुन रहे हैं। अब ये बताएं, जैसे अन्ना टीम का जो भ्रष्टाचार के ऊपर वो है, उस पर आपका क्या विचार है?
मुझे तो लगता है मैं एक लाइन में कहूं तो सुनती रहती हूं, कष्ट होता है। कोई कहता है कि संघ और बीजेपी अन्ना के पीछे खड़े हैं, कोई कहता है आगे खड़े हैं, कोई कहता है साथ खड़े हैं। सच्ची बात तो ये है, सच्चाई तो ये है कि वो विषय वही है जो विषय आज भारत की तरुणाई के हृदय को छू रहा है, भारत के भविष्य के हृदय को छू रहा है। बीजेपी समेत जागरूक समाज का ये चिंतन था जो अन्ना ने छू दिया। और समाज से ही आता है संघ, समाज से ही आती है बीजेपी। समाज के मुख्य विषय से बीजेपी और संघ अलग नहीं रह सकता। मैं तो कहती हूं कि अन्ना ने वो कड़ी छुई है जिसके साथ संपूर्ण तंत्र खड़ा है। अब कोई कुछ भी कहे, अन्ना का मुद्दा इस भारत का ज्वलंत मुद्दा है और इस भारत की ज्वलंत पीड़ा है, अगर कहा जाए तो ज्यादा सार्थक होगा। और ये ऐसा गुण है जिसे अब गुण नहीं कह सकते, ये दिख रहा है, इसका समाधान हो सकता है। लेकिन समाधान अन्ना जैसे व्यक्तित्व को बार बार अपने जीवन को जैसे दांव पर लगाने से अगर समाधान मिलेगा तो वो दधीच तो समाज के लिए आ गया है। सचमुच में विषय के साथ हम जुड़े हैं और अन्ना का विषय आज भारत की सबसे ज्वलंत समस्या है। तो अन्ना जी जो जन लोकपाल की बात मांग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए केंद्र की सरकार ने अन्ना जी के अनुसार जन लोकपाल बिल नहीं लाया तो आप क्या उनके साथ में खड़े होंगे या फिर कांग्रेस सरकार का केंद्र में उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध? निश्चित रूप से जनभावना